आदाब। मुंसिफ टीवी के स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीस सनवर। आज की बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर महाराष्ट्र से है, जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। आज सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान रनवे से फिसल गया। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान में आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर खाक हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, झंडे आधे झुके हुए हैं और पूरे देश में शोक की लहर है। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सिस्टम, सुरक्षा और जवाबदेही का है। क्या ये महज एक दुर्घटना है या इसके पीछे गंभीर चूक छुपी हुई है? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी खबर। मेरे साथ मौजूद है मुंसिफ टीवी के 3 रिपोर्टर मजहर शेख, इरफान शेख और रिजवान शेख खान। उनसे हम राब्ता करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जिस तरह की आज ये खबर आई है उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल जब लोगों की सुबह हो रही थी और जब लोग सुबह सोकर उठ रहे थे तो उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि सुबह उठने के बाद अगर वो अपने मोबाइल या टीवी या किसी भी तरह से जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं वो अपने खोलेंगे और उनको अजीत पवार के इस तरह के दुखद निधन की खबर मिलेगी। लेकिन अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चूक भी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो उनका विमान है वो साफ तौर पर पहली बारी में उतर नहीं पाया और दूसरी बारी में जब वो उतरने की कोशिश कर रहे थे रनवे पर, जो पायलट थी उन्होंने दूसरी बार रनवे पर उतारने की कोशिश की तो कहा जा रहा है कि वो विमान फिसल गया और फिसलते ही सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर जो है उनका विमान फिसलता चला गया और उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद ये सारा हादसा पेश आया। जो वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद लोग थे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इतना मौका ही नहीं मिला कि किसी को भी वहाँ पर बचाया जा सकता या उनकी जो है कुछ मदद की जा सकती। हमारे साथ हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करें तो हादसे के वक्त हालात कैसे थे और प्रशासन ने सबसे पहले क्या कदम उठाए, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल या निशान है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी कि सुबह में जब लोग नींद से बेदार हो रहे थे, रोजमर्रा की तरह गाड़ी अपनी पटरी पे चलने लगी थी, तब ये दुखद खबर आई कि जो महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार जी, उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका है और इसमें सवार सभी लोग जो है तो उनका देहांत हो चुका है। टेक्निकल इश्यूज पे बात हो रही है, संदेह इस पे किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक बड़े लीडर की इस तरह से दुर्घटना में मौत हो जाना सिर्फ लोगों के लिए अफसोस नहीं है, बल्कि लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े लीडर की को लेकर सेफ्टी का क्यों ख्याल नहीं रखा गया। आखिर वो तकनीकी कौन सी खराबियां थी जिसको लेकर ये क्रैश हुआ, या फिर कोई और रीजन था। इसमें एक्सपर्ट की ओर से अलग अलग बातें कही जा रही है। कई विजिबिलिटी कम होने का कोई रीजन बता रहा है, कोई पायलट को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दूं कि ये जो रनवे है, रनवे से तकरीबन 1 किलोमीटर या उसके आसपास में जो एरिया है वहां पर ये क्रैश हुआ है। जो जमीन पर जो लोग मतलब चश्मदीद थे, उनका ये कहना था कि प्लेन ने 1-2 बार उतरने की कोशिश की है, लेकिन इतना मौका नहीं था कि वो रनवे पे ले जाते। उससे पहले ही ये रनवे से पहले ही लैंड कर गया और एक जोर से धमाका हुआ और धमाका इतना शदीद था कि इसमें सवार तमाम लोग, उसमें से 2 जो थे लोगों की बॉडीज वहां से उड़ गई और बाकी लोग अंदर जलने लगे। लोगों में इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं था कि वो आगे बढ़कर आग को बुझाते, उसमें जलने वाले लोग या जख्मी होने वाले लोगों को वो किसी तरह बचाने की कोशिश करते। ये जख्मी शिद्दत की। अब इस मामले को लेकर हालांकि राजनीति भी देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने इसको लेकर चिंता व्यक्त की और ये मांग की है कि इस घटना की न सिर्फ एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के निगरानी में इस पूरी घटना की जांच हो और इसमें किसी भी तरह पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी या फिर दूसरे एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इतने बड़े लीडर के चले जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ गम की लहर है, बल्कि सवाल ये भी उठ रहा है कि अजीत पवार की जो जगह थी वो अब किस तरह से पुर होगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, जैसे आपने भी रनवे की विजिबिलिटी को लेकर सवाल उठाया, तो
अभी उत्तर भारत की हम बात करें, जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, या दूसरे राज्य हो, उत्तराखंड हो, ये इन राज्यों में अभी जो है बारिश का मौसम है, और बारिश के साथ साथ कई जगह पर कोहरा है, कई जगह बर्फबारी है। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, या ये बारामती की मैं बात करूं, तो वहां अभी मौसम के क्या हालात हैं? क्या वाकई रनवे की विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट उसको देख नहीं पाई, और रनवे पे पहुंचने से पहले ही विमान जो है वो मतलब एक तरह से क्रैश हो गया? देखिए, मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए, मौसम उस तरह से खराब नहीं है यहाँ पर, हम्म। जैसे बारिश या बर्फीली तूफान वगैरह नहीं है। हालांकि सुबह का मौसम था, हो सकता है सुबह सुबह जिस तरह से कोहरा होता है या हम्म। हल्का फुल्का, क्योंकि बारामती जो क्षेत्र है वो दरअसल एक हरियाली वाला इलाका है, वहां पर इसके असरात हो सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से मौसम खराब था ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये तक कोई तकनीकी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो पायलट थी शायद वो विजिबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा पाई, या तकनीकी रीजन इसमें हो सकता है। यही रीजन है कि पायलट को जो है तो रनवे से पहले ही उस ये अंदाजा ना लगा पाने की वजह से वहीं वो क्रैश हुआ है। बिल्कुल। तो अभी क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक इनपुट सामने आया है? किसी अधिकारी ने आकर कहा हो कि नहीं विजिबिलिटी कम थी? हालांकि हम जो एक रिपोर्ट में देख रहा था, जब इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा था, तो उस रिपोर्ट में जो डीजीसी है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी कि ये लोग सवार थे, ये वाला चार्टर्ड प्लेन था, ये सारी चीज़ें तो दे दी गई। लेकिन क्या वाकई वहाँ पर जो है मौसम की विजिबिलिटी का कोई इशू था, या प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी? कहीं ऐसे ऐसी तो कोई नहीं, जानकारी क्या अभी तकनीकी तक किसी ने दी खराबी है? नहीं, जो कंपनी के मालिक है उन्होंने साफ कहा कि ये जो प्लेन है इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। नहीं थी। अलबत्ता जो पायलट है वो भी एक्सपीरियंस थे, तकरीबन 16,000 किलोमीटर की मतलब उनको उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। उसके साथ जो को पायलट था उसको भी काफी एक्सपीरियंस था। तो प्लेन की तकनीकी या पायलट की कोई डिलिबरेट कोई गलती तो सामने नहीं आ रही है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि पायलट की ओर से विजिबिलिटी शायद ना, उसका जजमेंट ना हो पाया हो, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत सारी जांच होनी है, एग्जैक्टली क्या गलतियां हुई हैं ये सामने आएंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसी पर्टिकुलर वजह तकनीकी खराबी या पायलट की गलती ऐसा बड़ा मेजर नहीं आया है। विजिबिलिटी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले लैंडिंग की कोशिश हुई तो ये था कि पहले लैंड होने की कोशिश उन्हें लगा कि रनवे पे हो रहा है, लेकिन जब अंदाजा हुआ कि रनवे से दूर है तो दोबारा वहीं पे उड़ान भर के उसको दोबारा से रनवे पे आने की कोशिश की गई। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये विजिबिलिटी के कारण हो। तकनीकी अगर खराबी होती तो शायद पहले ही वो हो जाती। इस तरह का अनुमान बिल्कुल एक्सपर्ट द्वारा बिल्कुल ये यहाँ पे लगाया बिल्कुल जा रहा बिल्कुल। रिजवान मेरे साथ बने रहे, मैं आऊंगा आपके पास में। इरफान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या विमान की जो तकनीकी स्थिति को लेकर पहले कोई शिकायत या चेतावनी थी? क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, अब जिस तरीके से रिजवान भी बता रहे थे कि ऐसा लगा कि चीजें जो हैं वो तकनीकी खराबी प्लेन में तो नहीं थी, क्योंकि एक बार प्लेन को उतारने की कोशिश की गई, जब प्लेन उतरने लगा तो वो देखा कि वहां चीजें सेट नहीं है रनवे पर उतरने के लिए, तो दोबारा जो है वो कोशिश की गई है। तो इस तरह की चीजें भी आ रही, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी सर, हम बात करें कि तो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट चल रही है कि 2021 से ये प्लेन खराब चल रहा है। हम्म। कई बार इस प्लेन की शिकायत भी आ चुकी है, जिससे और ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से इसका चर्चा और बढ़ चुकी है। अभी हाँ। कुछ देर पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि सीबीआई जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ममता बनर्जी का वो बयान मैंने भी सुना। जब ममता बनर्जी आज दिल्ली आने वाली थी, लेकिन दिल्ली आने का उन्होंने अपने प्लान कैंसिल कर दिया, और उनकी तरफ से इस तरह के बयान सामने आए कि कुछ भी सेफ नहीं है, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से की गई। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, फिलहाल उन अफवाहों पर हम नहीं जाएंगे जब तक कि सारी चीजों की तस्दीक ना हो जाए। लेकिन इरफान, इस सारे मामलों को हम किस तरीके से देखें? एक बड़ा नेता, एक वो नेता जो जिस तरफ बैठ जाए, जैसे कहते हैं ना कि ऊंट जिस करवट बैठ गया तो उस वही मतलब एक पाला भारी हो जाता है। तो ये वो नेता जिस तरफ चले जाते थे वहां पर जो है वो चीजें उनकी तरफ हो जाती थी, और बीजेपी के में आने के बाद ही उनकी सत्ता बीजेपी की बन पाई। तो अब जब अजीत पवार जैसे नेता का जब निधन होता है, तो क्या लगता है कि उनकी कोई कमी पूरी कर पाएगा? और खासकर अगर हम उनके दोनों बेटों की बात करें तो दोनों ही राजनीति से बड़ी दूर हैं।
जैसे कि हम बात करते हैं अजित पवार की पहचान जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, हाँ। ऐसी पहचान है। और जो बोलते हैं रोक टोक बोलते हैं, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ये उनकी एक पहचान रह चुकी है। और जितने कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, बस उनके एक शैली की वजह से, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसी पर उनके काम को देखकर जुड़े हैं। आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक बहुत बड़े सदस्य है, कारण वो शरद पवार से अलग होकर जब पार्टी बनी थी, कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए थे। अब वो अपने आप को एक बेघर और लावारिस की तरह एक महसूस कर रहे हैं। कई हम कार्यकर्ताओं को देखें कि वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कि बता रहे कि हमारा राजकीय जो सहारा था, हाँ, लेकिन ये राजकीय सवाल जो बड़ा नेता जल्दी था, हो जो जाएगा। हमारे मैं भी अब सर मानता पर हूं कि ये हाथ नहीं सवाल रहा। बहुत जल्दी है कि अब अजीत पवार नहीं तो कौन। क्योंकि अगर जी बिल्कुल। शरद पवार की पार्टी की बात की जाए, अगर शरद पवार जो है पार्टी से किसी वजह से इस्तीफा दें, तो उनके बाद 2-3 लोग थे। इवन अजीत पवार भी उस वक्त के अगर हम बात करें तो अजीत पवार भी थे, सुप्रिया भी थी, और भी बहुत सारे नेता थे जो उनकी पार्टी को संभाल सकते थे। लेकिन अजीत पवार नहीं तो कौन? बड़ा जल्दी सवाल है, लेकिन मैं एक सरसरी इस पर नजर डालना चाहता हूं। जी देखिए, अभी तो जो अब उनके जो 2 लड़के हैं, एक लड़के ने तो लास्ट टाइम में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, 2019 के चुनाव लेकिन में। जी। जी हाँ, हार का सामना करना पड़ा और सियासत में वो सक्रिय नहीं है। तो अभी हम ये नहीं बता सकते संभालेंगे। ठीक है। लेकिन आने मजहर वाले शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों भी सियासत मेरे में साथ कुछ जुड़े भी हो हैं। सकता है। जी, मजहर शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, बने रहे मेरे साथ। मजहर, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मजहर, हादसे के बाद जो रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के बाद जो अस्पताल लाया गया, तो वहां पर भी समर्थक बहुत ज्यादा जुटे रहे और कहा जा रहा था कि उनकी घड़ी से उनकी पहचान की गई। अभी क्या अपडेट है आपके पास? और दूसरा, हादसे के बाद रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की प्रतिक्रिया पर में इतना वक्त क्यों लगा? जी फिलहाल तो गर्दी तो बहुत ही भीड़, मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट हो या महाराष्ट्र से हाँ। अलग अलग जिलों से जो है लोग बड़े पैमाने पर जो है बारामती की तरफ आ रहे हैं। हाँ। और भीड़ ज्यादा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जांच की रिपोर्ट कुछ आ नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि प्लेन की जो कुछ खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन अब तक जो है पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है जांच की। बिल्कुल, इस पे पूरी जानकारी हम लोग जरूर जुटाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, बड़ा अहम सवाल, कि जब कार्यकर्ता वहां पर जुटने शुरू हो गए थे और बड़े सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए थे, आज महाराष्ट्र सरकार ने भी 3 दिन का राजकीय शोक इसके लिए घोषित कर दिया, तो अब क्या उनको जो उनका शव है उनको मुंबई लेकर जाया जाएगा या उनके पैतृक आवास पर लेकर जाएगा? क्या जानकारी आ रही है इस तरह की कुछ? जी नहीं, उनका शव जो है कल सुबह 11 बजे अंत्यविधि जो है वहां पर बारामती के काटेवाड़ी में, जहाँ पे उनका पुराना जो मतलब घर है, वहां पे किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद अमित शाह भी जो है उसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहे मेरे साथ आप। इरफान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो स्थानीय लोगों और चश्मदीदों की क्या गवाही सामने आ रही है? अगर आपने वो विजुअल देखा हो, और जो मैंने भी देखा, रिजवान शायद आपने भी देखा होगा वो विजुअल, कि सीसीटीवी वाला विजुअल आ रहा है और वो उसमें जो है एकदम से एक प्लेन गिरता हुआ नजर आ रहा है सीसीटीवी में, और वहां जो है कि बड़ा गुबार, मैं कहूंगा कि आग का उस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। तो इरफान, ये सीसीटीवी वाला जो विजुअल सामने आया, उसके आने के बाद तो चीजें क्लियर हो रही हैं कि गिरते ही उसमें जो है वो ब्लास्ट हुआ है। तो लोगों का कहना, वहां पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि कहीं वो प्लेन लैंड हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद देखेंगे तो वहां से धुआं निकलना शुरू होता है और एक ब्लास्ट हो जाता है बड़ा, जिससे गहमा गहमी फैल चुकी थी। तो लोगों में अब ज्यादा बात करेंगे तो कुछ सवाल पैदा होने के बजाय लोगों में दुख ज्यादा है। लोग अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज कुछ हम इस बारे में बात करना भी अभी फिलहाल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सुहावे नहीं है और कोई ठोस बात भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हादसा एक सत्य घेरे में घुसा हुआ है। बिल्कुल रिजवान, अगर इरफान ये जो है जांच एजेंसियों की हम बात करें, तो जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं? जो AAIB और DGCA की शुरुआती दिशा क्या है? मैं वो रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो पायलट की फोटो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, बोले बहुत जो है जो पायलट अगर जो इसमें थी शामिल, कि वो बहुत कम उम्र की थी, लेकिन जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासे घंटों की उन्होंने उड़ान की है। अनम्यूट कर लीजिए या फिर उनकी हाँ
जी जी जी, आवाज आ रही है मुझे, जी बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो पायलट की बात की जाए तो उनका काफी अच्छा ये रहा। मुंबई से उन्होंने बीएससी के मतलब इसके ट्रेनिंग ली है, एरोनॉटिकल की डिग्री की है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड से भी इसके ट्रेनिंग हासिल की है। उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, बल्कि कुछ लोग उनकी काम को लेकर भी काफी उनकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। हम्म। जैसे हमारे इरफान ने कहा कि इस मामले में जो जांच एजेंसी है वो भी कोर्टों के कदम रख रही है, क्योंकि मामला संवेदनशील है, लोगों की भावनाएं अधिक तौर से जुड़ी हुई है, और किसी भी तरह की जांच एजेंसी की ओर से कोई बयान दे देना या किसी भी चीज की पहल करना बड़ा मुश्किल है। और हर चीज को बारीक और पूरे गहराई से इसको जांच करने की कोशिश जांच एजेंसियों की ओर से या टेक्निकल टीम की ओर से इसमें की जा रही है। दिल्ली से भी जो क्रॉस चेक जो टीम होती है वो भी बारामती आ चुकी है, वो भी इस हादसे की जांच कर रही है इसमें। एक तो बड़ा इस तरह सवाल से यहाँ पर यह बड़े है कि अक्सर हमने जी देखा कि जब इस तरह के इमरजेंसी इस तरह के हादसे होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर पायलट को पहली बार जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी और उन्होंने दोबारा उड़ान भरी और फिर दोबारा से जो है वो कोशिश की, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि पायलट की ओर से इमरजेंसी कॉल की जाती है, मेडे सिग्नल दिया गया था। तो क्या भी जो एक कहा जाता है कि एक जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो वो जो है बहुत सारे राज खोलता है, उसमें जो है सारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो इस तरह की कोई जानकारी मिली क्या अभी तक कि जी, ये सारी जितनी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मिडे मिडे का जो अपना इमरजेंसी कॉल देना, उसके बाद में जो ब्लैक बॉक्स की बात है, ये हाँ। सारे जांच का इशू है। हम लोग अगर वाकई में ऐसा तो नहीं है कि पायलट ने अपने तौर से कोशिश नहीं की होंगी, लेकिन जो समय रहता है, जो कंडीशन रहती है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने समय में उसके कॉल को उसके ऊपर एक्शन ली रिस्पॉन्स जाती किया है, गया, मदद बिल्कुल मिलती ठीक, है, बिल्कुल रिस्पॉन्स ठीक। की जाती है। हाँ। तो ड्यूरेशन ऑफ दी कॉल, वो सब चीजें मैटर करती है इसमें। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे ये इसकी जांच एजेंसी अपना काम आगे बढ़ाएंगी तो इसकी परतें खुलना शुरू होंगी, और इसका हकीकी रीजन क्या है ये भी पता चल सकता है। मगर इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो इसी कंपनी के विमान के हादसे का एक रिकॉर्ड रहा है, तो क्या ये जांच का एक अहम पहलू बनेगा इस मामले में? मजहर, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी मजहर, मेरा सवाल सुना? मैं अब क्या अपना सवाल दोहराऊं? जी जी जी। मेरा सवाल यह है कि इसी कंपनी के पहले भी विमान हादसे पेश आ चुके हैं, तो क्या इस बार जो है वाकई एक जांच का पहलू बनेगा, क्योंकि एक बड़ा एक रिकॉर्ड रहा है विमान हादसे का इस कंपनी के। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये जो है जांच के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, या हो सकता है कि इससे पहले भी उस वीएसआर जो कंपनी है, जी। पहले इस तरह का एक हादसा हो चुका है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये जांच के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल। इरफान, आपकी तरफ आऊँगा और एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है एक नेता का हो या एक जो वीआईपीज होते हैं, और ख़ासकर उसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ कई बिजनेसमैन भी होते हैं जिन्हें इस तरह के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से वीआईपी फ्लाइट्स में क्या खामियां उजागर हो रही हैं? अक्सर हम ये कोई अगर जब हम आप आज बात कर रहे हैं अगर 2026 में इसका, तो ये 2026 का मामला है ही नहीं। असल में हम देखते आ रहे हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है इस तरह के कई हादसे हुए और कई जो है नेताओं की उसमें जान गई है। तो क्यों जब कोई ऐसा वीआईपी शख्स जो उस जहाज़ में जा रहा हो, तो क्यों उसकी सही से जो है चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं? अच्छा, कई मामलों में हम देखते हैं, अगर इरफान आपने देखा होगा, आपने जब हम न्यूज़ बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बड़े बड़े नेताओं के जो है प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कई बार उड़ ही नहीं पाते हैं। तो अभी भी क्या हम वहाँ टेक्निकली उतने साउंड नहीं है जो चीज़ें कर सकें ये सारी चीज़ें? और जब अगर हम बात करें वीआईपी, तो वीआईपी फ्लाइट्स में क्या खामियां उजागर हो रही हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से? देखिए, हम अब बात करेंगे हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की। बहुत बड़े नेता थे और के लिए जाने जाते थे, और सबसे पहली बात वो आराम कम करते थे और काम ज्यादा करते थे। और जब काम की शुरुआत करती थी सुबह मॉर्निंग से करते थे। और इसी टाइम में जब हम बात करेंगे फ्लाइट की, तो जिस तरीके से सिक्योरिटी और जो जांच एजेंसी और प्लेन की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा एक सवाल, एक मुद्दा खड़ा हुआ है। और हमने पिछला अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो हर बार ऐसे ही मामले सामने आए, लेकिन हम ठोस जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। जहां भी आई है कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है, कुछ जगह प्लेन कंपनी का भी प्रॉब्लम रहा हुआ है, और कुछ हादसे और कुछ गुमनाम ही रहे, लेकिन उसकी स्पष्टीकरण नहीं हो चुका है मामले।
अच्छा इरफान, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने अभी पीछे देखा होगा एक इंडिगो वाला मामला सामने आया था। इंडिगो में जो है बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी थी, और ये सारी चीज़ों के बावजूद हमारी चीज़ें जो हैं बस चल रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पायलट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, या इस तरह के कुछ मामले सामने आए? ऐसा कुछ सामने आ रहा है? मतलब ऐसे तो सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ना, हम सवाल जितने पैदा करेंगे उतने बढ़ रहे हैं, लेकिन दुख के कारण वो सवाल एक अलग दिशा लेकर जा रहा है। सही। रिजवान, इस हादसे का महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। जैसे अ, अजीत पवार जी राज्य के उप मुख्यमंत्री है, और इनकी शख्सियत की अगर बात की जाए तो काफी बोल्ड और डायनामिक पर्सनालिटी रही है। इनके सारे जितने डिसीजन होंगे, आप देखिए कि जब ये मैं पिंपरी चिंचवड और पुणे में भी इनको करीब से कवर करता रहा हूँ, जी। तो जो काम करने का अंदाज था बड़ा निराला था। जैसे कई बार शरद पवार के अंडर में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे अलग से डिसीजन लिए। उसका अपना एनसीपी का अलग होना उसका एक उदाहरण है। हाँ। तो अगर उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से इसमें बीजेपी या खुद फडणवीस को कितना फर्क पड़ सकता है प्रशासनिक मामलों को लेकर, हाँ। ये एक अहम सवाल होगा। जैसे आपको पता होगा कि जो अजीत पवार जी थे, उनके बीजेपी के साथ आने से यानी गठबंधन में आने से पहले खुद प्रधानमंत्री ने इन पर एलिगेशन लगाए थे। इसके बावजूद फडणवीस ने अपनी कोशिशों की बुनियाद पर उन्हें गठबंधन में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की, और उन्होंने अपने साथ लेकर ही रहे, क्योंकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अजीत पवार एक कदावर नेता है, बोल्ड डिसीजन लेते हैं और कई मानों में वो बहुत अहम फैसले लेते हैं। इस वजह से अजीत पवार न सिर्फ एक राज्य के उप मुख्यमंत्री बल्कि एक बड़े लीडर और गठबंधन के लीडर के तौर पर फडणवीस को बड़ी कमी महसूस होगी, उनकी जगह पुर कर पाना मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में जब अजीत पवार का देहांत हो जाता है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आगे एनसीपी की लीडरशिप किस तरह से होगी। क्या ये दोनों पार्टियां का कोलिशन हो सकता है, उनका मिलाप हो जाएगा, या फिर इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो एमएलए है, वो किस तरह से आगे लीड करेंगे गठबंधन में। तो कुल मिला के महाराष्ट्र के राजनीति में अजीत पवार का देहांत बहुत ही न सिर्फ दुखद बात है, बल्कि महाराष्ट्र के प्रशासनिक मामलों के लिहाज से, महाराष्ट्र की सियासत के मामले से ये बहुत बड़ा ऐसा नुकसान है जिसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। न सिर्फ ये पब्लिक इनके दुख में शामिल होंगी, बल्कि राज्य का भविष्य भी अलग इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। इरफान, कल प्रधानमंत्री के भी आने का है, और गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने का है, और कई बड़े नेता जो है वो महाराष्ट्र में जुटेंगे एक तरीके से। तो कल के अगर सारी आज के घटनाक्रम को हम देखें तो ये वाकई एक महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। और क्योंकि सुप्रिया सुले हो गई या ज्यादातर बड़े नेता उस टाइम दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो उनका भी अब पहुंचना शुरू हो गया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इन सब को लेकर? अजीत पवार एक नाम है, हाँ, जो देश के हर राजनेता आना जरूरी है, वो आएंगे भी, क्योंकि उनके संपर्क भी तगड़े रह चुके हैं। और रही दूसरी बात कि हम जब महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे, इस तरीके से 3 पार्टियों की सरकार है यहाँ पर। हाँ। भाजप, शिवसेना और राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी थी कि जो अल्पसंख्यकों की इस सरकार में आवाज बनी हुई थी। जिस तरीके से भाजपा और शिवसेना का जिस तरीके का रवैया रहा है, उस रवैये में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम समाज ज्यादा जुड़ा हुआ था, और कुछ भी जो भी कोई मुस्लिम समस्या, जब मुस्लिम समाज की जो समस्याएं थी, अजीत पवार सबसे पहले आगे बढ़कर हल करने की कोशिश करते थे। भले ही भाजपा के साथ सरकार में है, तो भी वो उनके खिलाफ जाकर मुस्लिम समाज के लिए जो योजनाएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो उठाने का काम करते थे। इससे महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय को अभी की सरकार के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ठीक। मजहर, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट्स हैं अभी आपके पास में? किस तरह के हालात हैं मुंबई में, किस तरह के हालात हैं महाराष्ट्र में, और खासकर कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? कुछ शब्दों में बताएं क्योंकि वक्त की कमी है। मजहर शायद नहीं है हमारे साथ में, लेकिन इरफान और रिजवान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मजहर का भी बहुत शुक्रिया, आप जानकारी देने के लिए और मेरे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक वरिष्ठ नेता का जाना नहीं है, ये लोकतंत्र और व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका है। आज देश शोक में है, लेकिन सवाल जिंदा है।
क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा? क्या भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकेंगी? जांच के नतीजे जो भी हों, जवाबदेही तय होना जरूरी है। इसी उम्मीद और इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीस अनवर। देखते रहिए बड़ी खबर मुंसिफ टीवी पर। आदाब।